हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और हम लोग ने देखा कि बहुत सारे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे जिसके वजह से हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रीजन में निकाल पाए। अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी कंसिडर फोर्स F ऑन अ चार्ज Q ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R carrying charge capital Q uniformly distributed over it. Which of the following is true if Q is placed at a distance R from center of the shell? क्वेश्चन सिंपल है। उन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसका मतलब ये एक शेल है, हॉलो स्फीयर है, अंदर पूरा खाली है और चार्जेस इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q है, इस शेल का रेडियस R है और इसके सेंटर से अगर आप R डिस्टेंस पर एक Q चार्ज रखते हो तो देखो ये जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस पर जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे 4 कंडीशंस दे रखे हैं उस फोर्स का और आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा, कहीं ना कहीं चार्ज रखा है और उसी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होता है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्यू चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस हैं तो अब फोर्स एक्सर्ट होगा ही। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। तो अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस पॉइंट पे E और ये चार्ज का वैल्यू Q है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था फोर्स अपॉन चार्ज Q। जो चार्ज Q आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, जिस पर फोर्स लग रहा है, वो यहाँ पे आएगा। और इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स का फॉर्मूला देखा जाए तो Q यहाँ चला जाएगा तो Q इंटू E। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू E। Q वो चार्ज है जिसपे फोर्स लग रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे चार्ज रखा हुआ है। ये चीज समझ लेना। अब देखो, हमको फोर्स निकालना है इस स्मॉल Q चार्ज पे जो कि इस पॉइंट पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपको बस यही देखना है कि इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस पॉइंट पे तो आप उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो चलिए देखो, डिस्टेंस अगर यहाँ पे 3 रीजन है, ये आपको देखना होगा। एक तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है या स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उससे बाहर का रीजन, एक इसके सरफेस का रीजन और एक अंदर का रीजन। और ये तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग ने ढूंढ निकाला था। समझे। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को पता है कि अगर एक शेल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तब अगर आप अंदर चार्ज रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर आप स्फीयर के अंदर हो, स्फीयर के अंदर होने का मतलब आप जो कैपिटल R है उसके अंदर हो, इसका मतलब R लेस देन R। आपका जो R है आप अगर अंदर डाल दोगे तो वो इस स्फीयर के रेडियस से छोटा हो जाएगा R लेस देन R के लिए डेफिनेटली फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर इन्होंने देखो क्या दे रखा है, R लेस देन R के लिए फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखा है, ये ऑप्शन वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखो, फॉर्मूला यहां पे देके रखा है फॉर R लेस देन R F इज ग्रेटर देन 0। F ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, F हैज टू बी 0। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, बचा यहां पे ये और ये। अब देखो, इसमें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आपका फोर्स 0 है तो बाकी जगह पे और यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा बाहर और सरफेस पे। इन्होंने क्या बोला है कि फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q³ बाय R स्क्वायर जो है हर एक R के लिए सेम है। हर एक R के लिए सेम नहीं हो सकता। फॉर R लेस देन R हमने देखा कि फोर्स 0 है, अंदर तो फोर्स 0 है, R पे कुछ और होगा, कैपिटल R पे, सरफेस पे, और सरफेस के बाहर कुछ और है।
तो हर जगह पे सेम तो नहीं है, ये ऑप्शन वैसे भी डिस्कार्ड हो गया। आपका यही ऑप्शन है और यही ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला है कि अगर मान लो आर जो है ग्रेटर देन आर हुआ, मतलब हम अगर आउटसाइड द स्फीयर है, तो ये हम लोग डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमने ई आउट लिखा था ना, ई आउट, उसका क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका। तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट है। अगर इस पर फोर्स लगा निकालना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो बोला था। तो आपका ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे फॉर आर ग्रेटर देन आर, और यही आपका ऑप्शन सी में देके रखा हुआ है। ठीक है, वैसे हमने 3 डिस्कार्ड कर दिया तो यही सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। और स्टिल आपने वैल्यू भी निकाल लिया कि किस तरीके से ये फोर्स क्यू चार्ज पे लगेगा। क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider a sphere of radius r which carries uniform charge density rho. Rho uniform charge density यहाँ पे स्फीयर के अंदर दे के रखा हुआ है, इसका मतलब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कार्व्ड आउट ऑफ इट। रेशियो EA upon EB of magnitudes of electric field at A and B due to remaining portion is। क्वेश्चन समझो थोड़ा। यहाँ पे एक स्फीयर है और इस स्फीयर को पूरी तरह से चार्ज करके रखा हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका रो है यहाँ पे दे रखा है। उसमें से इन्होंने क्या किया है कि r/2 रेडियस का एक स्फीयर निकाल के फेंक दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट का चार्ज है उसके वजह से पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पॉइंट बी पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो EA अपॉन EB आपको कैलकुलेट करना है, और वो रेशियो इन 4 में से कोई एक होगा जो कि सही और करेक्ट होगा। राइट। अब ये जो कार्व्ड आउट क्वेश्चन वाला है का मतलब जो एक छोटा सा हिस्सा हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल के फेंक देते हैं, इसका क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा समझो। देखो, अगर मान लो कहीं पर चार्ज नहीं है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि इस पॉइंट पे एक -2 कूलम का चार्ज रखा है और एक +2 कूलम का चार्ज रखा है। अगर इस पॉइंट पे -2 कूलम और +2 कूलम का चार्ज रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है। तो जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे ये अजम्पशन आप ले सकते हो। वैसे ही अगर सपोज करो कहीं पे किसी रीजन में सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और या फिर कहीं पे मान लो खाली है, जैसे कुछ है नहीं, इस पूरे रीजन में कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा आपको। जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आप अज्यूम कर सकते हो, और टोटल चार्ज डेंसिटी आपका 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर सपोज करो कहीं पे किसी वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे प्लस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी है और माइनस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी है। तो अगर प्लस और माइनस आपने एक ही तरीके से यहाँ पे अज्यूम कर लिया तो टोटल मिला के फिर क्या हो जाएगा 0, और आप मान सकते हो कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो जहाँ कोई चार्ज नहीं है वहाँ सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना हिस्सा r/2 हिस्सा इस स्फीयर का निकाल के फेंक दिया गया। तो आपको क्या अज्यूम करना है कि यहाँ पे जिस रीजन में निकाल के फेंक दिया गया है, बाकी रीजन में तो देखो पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें हम मान के चलेंगे आपका कि इस पूरे रीजन में रो पॉजिटिव रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब प्लस रो भी है और माइनस रो भी है। समझ रहे हो कि नहीं? इस पूरे हिस्से में आप मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी है, सारा पॉजिटिव चार्ज भी भरा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी भरा हुआ है, और उसकी डेंसिटी इसके जैसे ही है। तो इसका मतलब आप ऐसा मान के चलोगे इस चीज़ को ही कि ये जो पूरा है पार्ट है और इसके अंदर आपका ये वाला हिस्सा है, तो एक तो पूरा पार्ट है ही पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ, पूरा बड़ा स्फीयर है जो कि पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। एक तो ये रखा हुआ है जिसका रेडियस r है, ये पूरा मान के चलो,
और इतना हिस्सा जितना हिस्सा निकाला गया था वहां पे आप एक्स्ट्रा मान के चलो कि नेगेटिव चार्ज भी उतने ही डेंसिटी का रखा हुआ है, तो अपने आप ये खाली हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपने दोनों मान लिया है, वहां का हिस्सा अपने आप खाली हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो जाएगा। तो हम ये अज्यूम करके उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखो कि ये रेडियस r है और ये रेडियस आपका r/2 है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट आपका b है, और क्या, राइट। चलो यहां पे मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि दो स्फीयर्स है, एक स्फीयर यहां पे रखा हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक बड़ा सा स्फीयर पीछे से है जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप दोनों के वजह से पॉइंट ए और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसको ऐड कर दो वेक्टर के हिसाब से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम पहले पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। पॉइंट ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो पूरा स्फीयर है बड़ा सा, आप उसके सेंटर पे हो, राइट। और हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये इनसाइड का फॉर्मूला हमारे पास था, इनसाइड द स्फीयर हमारे पास फॉर्मूला था। अगर आप देखोगे ये रो के टर्म्स में देख रहा हूं कि रो r³/3ε0r², ये फॉर्मूला जाके चेक कर लेना स्फीयर के लिए, रो r³/3ε0r²। ओके, तो यहां पे अगर सपोज करो आपने, नहीं सॉरी ये बाहर का था, अंदर वाला था रो r/3ε0, सॉरी ये इनसाइड इज रो r/3ε0। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि सेंटर पे जाने पे आपका जो r का वैल्यू है, बिकॉज दिस r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर पे जाने के बाद इस r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब E इनसाइड विल बी 0 एट द सेंटर। तो पॉइंट A जो है वो बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर के सेंटर पे है, ठीक है। तो सेंटर पे है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का तो काम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज का। मैं ये निकाल रहा हूं यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज की अगर बात की जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज वाले स्फीयर के सरफेस पे है, और सरफेस पे, यहां पे अब नेगेटिव चार्ज की बात होगी, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सरफेस पे ई सरफेस का फॉर्मूला होता है रो के टर्म्स में रो r/3ε0, जहां पे r जो है उस रेडियस का स्फीयर है। पर हम जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस का रेडियस r/2 है, नेगेटिव चार्ज वाले सरफेस का रेडियस r/2 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? रो r/2/3ε0। तो ये 2 नीचे आ जाएगा और 2 नीचे आने के बाद 6 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो सीधा रो r/, या लिख ही देता है रो r/2/3ε0। सो E विल बिकम रो r/6ε0। तो ये भाई ए का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको। बड़े वाले स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं क्योंकि वो सेंटर पे है, और छोटे वाले के स्फीयर पे, सरफेस पे हम लोग, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है रो r/3ε0। और यहाँ पे क्योंकि r r/2 है तो यहाँ पे आपका r/2 आ जाएगा और ये रो r/6ε0 हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी दिख रहा है यहाँ पे। तो पॉइंट बी जो है वो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे है, राइट। और बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, तो बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा। और छोटा वाला जो है, छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि छोटा वाला नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो छोटे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी E1 माइनस E2। E1 बड़े वाले की वजह से और E2 छोटे वाले की वजह से। तो चलो पहले E1 निकाल लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी दैट इज EB का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 बड़े वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और हम बड़े वाले स्फीयर के, पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर के सरफेस पे है। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, जैसे मैंने बताया था, रो r/3ε0, रो r/3ε0, और r इसका रेडियस है, माइनस छोटा वाला। आप देख सकते हो कि छोटे वाले स्फीयर से हम बाहर हैं। देखो ये छोटे वाले स्फीयर का सेंटर है,
यहां से हम बाहर डिस्टेंस पे है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको आप r मान लोगे। तो अगर हम स्फीयर के बाहर होते हैं तो स्फीयर के बाहर के लिए फॉर्मूला होता है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो कैपिटल आर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो स्फीयर का रेडियस होता है, और स्फीयर का रेडियस यहाँ पे आर नहीं बल्कि छोटे वाले का r/2 है, तो हम r के जगह पे यहाँ पे r/2 लिख देंगे और उसका क्यूब हो जाएगा। और ये जो r है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते हो कि ये r/2 है प्लस ये r है, तो r/2 प्लस r विल बी इक्वल टू r/2 प्लस r। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3r/2, तो ये आपका 3r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे r स्क्वायर की जगह पे 3r/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। बस अब आपको इन दोनों इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है, ए बी निकाल लेना है और ए अपॉन ए बी को डिवाइड कर देना है। तो चलिए बड़े आराम से करते हैं, यहाँ पे इसको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब देखो यहाँ पे रो तो ऐसा ही रहेगा, r क्यूब r/2 का क्यूब है, ठीक है, इसमें से एक काम करो 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का, इसको ऐसे रहने दो, r/2 का क्यूब रहने दो, और नीचे आप क्या करोगे, ये वाला 3 एप्सिलॉन नॉट है ना यहाँ पे, तो 3/2 है, तो 3 का स्क्वायर ले लो आप, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 27 यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वैसे रहने दो। अब अंदर बचा r/2 और ये r/2 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो स्क्वायर और क्यूब में ये पूरा पार्ट और ये हट जाएगा। तो फाइनली आपका ई बी का जो वैल्यू होगा वो होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, देखो ये यहाँ पे ये तो बस एक रो r/2 बच जाएगा, एक r/2 यहाँ पे बच जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 27 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरा गया 27 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस 27 इंटू 2 कितना होता है 54 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना ऊपर नीचे यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 अपॉन 54 हो जाएगा, 18 माइनस 1 17 एप्सिलॉन आर अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट, बस ये माइनस है कर लेना आप, तो ये ए बी का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, हमको रेशियो पूछा गया है ई ए अपॉन ई बी का, तो ई ए का वैल्यू हमको जो मिला था वो कितना मिला था रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 17 रो आर अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट, तो भाई ये रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो चला जाएगा, तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 54/17 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 3 2 ज़ा सॉरी 3 18 3 ज़ा 54 होता है ना, 18/34, दिस इज द आंसर, 18/34 इज योर आंसर, 18/34 दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी द क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल रखा हुआ है, अगेन कंडक्टिंग शेल है मतलब अंदर से खाली है, और इन्होंने बोला है कि इसका जो इनर रेडियस ए है आउटर रेडियस बी है, मतलब ये वाला जो अंदर का रेडियस है वो ए है, और जो बाहर का रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो आपका बी है। अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है। ओके, और आपके पास ये सारे के सारे 4 ऑप्शंस है जिसमें आपको सही ऑप्शंस चूज करना है। देखो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, आएगा, यूनिफॉर्मली नहीं, इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू q/2 अपॉन 4πa²। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इनर सरफेस है उस पे हर जगह पे सेम है, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ये दे रखा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो अगर मान लो मैं बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही आएगा अगर मैं इस सेंटर पे क्यू चार्ज रख दूं। अगर सेंटर पे क्यू चार्ज रखता हूं तब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, या फिर शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, दोनों सेम आएगा, ऐसा इन्होंने बोला है ऑप्शन बी में। और देखो ये जो आपका शेल है इसके सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। बाहर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके सरफेस पे, क्या वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। और लास्ट में क्या बोला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज 0 एवरीवेयर।
क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर ही अंदर हर जगह पे 0 है? चलो ये चेक करते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, तो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर का एक और तरीका होता है चार्ज करने का, वो होता है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाकर रखते हो, तो कंडक्टर के अंदर का नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज उस साइड शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने इसका अर्थिंग कर दिया था और इसको नेगेटिवली चार्ज बना दिया था। इसको बोलते हैं इंडक्शन। जब भी आप किसी कंडक्टर के सामने कोई चार्ज लाते हो तो उसके सरफेस पे उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, और उससे दूर दूसरे सरफेस पे जो है वो सेम चार्ज डेवलप होता है। मतलब पॉजिटिव लाओगे तो सारे नेगेटिव चार्जेस जो इसके करीब आके रुक जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। बात आई समझ में? इसको बोला जाता है मेथड ऑफ इंडक्शन। पर याद रखना कि टोटल चार्ज इसके ऊपर अभी भी नहीं आया है, क्योंकि जितना नेगेटिव इधर आया है उतना ही पॉजिटिव वहां चला गया है। तो अभी भी टोटल चार्ज 0 ही है। जब हम इसको अर्थ करके खत्म कर देते हैं तब ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ओके, तो यहां देखो, अगर तुम देख सकते हो इस शेल को, मैं शेल को वापस बना ले रहा हूं यहाँ पे। तो इस शेल में याद रखना कि ये कंडक्टिंग शेल है। तो इतना क्लियर है, कंडक्टिंग शेल के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इसके बीचों बीच एक डाइपोल रखा हुआ है और इस डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब नीचे यहाँ पे -q चार्ज रखा है, ऊपर +q चार्ज रखा है, समझ गए? और ये बीचों बीच रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस आधे पार्ट में, अंदर के अंदर वाले स्फीयर के आधे पार्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके ऊपर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे समझ गए? टोटल चार्ज अभी भी 0 है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज आ गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इंडक्शन होता है क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके नेगेटिव चार्ज नजदीक आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करो तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो नीचे वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। इसके अलावा बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज क्यू डाल के रखा हुआ है हर जगह पे, जो बाहर से पॉजिटिव चार्ज क्यू डाला हुआ है वो तो है ही, ये जो बाहर से ऊपर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज वो तो है ही इसके ऊपर। बस ये डाइपोल की वजह से अंदर ही अंदर इंडक्शन हो जाएगा और इंडक्शन की वजह से इस पूरे पार्ट में, आधे पार्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और साइड में पॉजिटिव चला जाएगा उतना ही, और नीचे में पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा और उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दूर चला जाएगा। ये सिचुएशन होता है। अगर कंडक्टिंग शेल है तो ऐसा सिचुएशन होगा। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। अब इन्होंने पहले क्या बोला है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू दिस। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे सेम होगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आधे स्फीयर में, इनर सरफेस में चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है और आधे में चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ये यूनिफॉर्म तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि आपका आधा नेगेटिव है और आधा पॉजिटिव है, तो ये यूनिफॉर्म ही नहीं है। वैल्यू की तो बात ही छोड़ दो। तो पहला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब देखो, अगर मैं इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दूं फिलहाल और उसके वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 q/r²। बस एक क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि क्यू चार्ज सेंटर पे रखने की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से यहां पे आएगा। समझे? तो अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल लो और देखो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो जब हम ऐसा कोई केस है और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम यूज करते हैं गॉस लॉ का, और गॉस लॉ में हम लोग ये काम कर चुके हैं।
हमने क्या किया यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने एक स्फेरिकल एक सेकेंड ना, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था अगर आपको याद है तो, और इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था। वो सारी चीज़ें मैं वापस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, राइट। तो अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे और इंटीग्रेट करोगे फिर इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब आप गॉस लॉ यूज करते हो तो गॉस लॉ के केस में फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस वहां फर्क ये था कि जो हम लोगों ने स्फेरिकल शेल लिया हुआ था, उस स्फेरिकल शेल में खाली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था और अंदर कुछ नहीं था। बस यहाँ पे फर्क ये है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बताओ, इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे है, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पे 1/4πε0 Q/r² ही आया था। बस उस स्फेरिकल शेल और इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक डाइपोल अंदर डाल दिया है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा डाइपोल अंदर डाल दिया है। तो अब देखो एक्स्ट्रा डाइपोल की वजह से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि जब आप Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो Q एनक्लोज्ड का मतलब ये है कि इस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो टोटल चार्ज आप देखोगे तो सरफेस के ऊपर तो Q डाला हुआ है, प्लस अंदर का जो डाइपोल का टोटल चार्ज है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो चार्ज एनक्लोज का वैल्यू, चाहे ये सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, चाहे डाइपोल रहे या ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है। तो आपका ये वैल्यू फ्लक्स का चेंज नहीं होगा जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो। और उसके बाद बाकी सब तो प्रोसीजर सेम है ही, और आपको यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, आप बोलोगे सर ये बाकी चार्जेस, देखो बाकी चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे जितना नेगेटिव यहाँ पे है उतना ही पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, जितना पॉजिटिव यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो टोटल मिला के तो जीरो ही हो रहा है। तो इसका मतलब अंदर सब टोटल मिला के जीरो हो जाएगा, बस आपने सरफेस पे जो चार्ज रखा है वही काउंट होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मान लो ये अंदर की चीज़ें नहीं होती, पहले वाला सिचुएशन होता, Q चार्ज हमने सरफेस पे डाल रखा है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अंदर एक डाइपोल भी रख दोगे तब भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि डाइपोल रखने से आपका टोटल अंदर का चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। डाइपोल में आपने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव रख दिया है, तो दोनों टोटल मिला के तो जीरो ही हो रहा है ना। तो टोटल चार्ज तो अब भी आपका इस स्फीयर के अंदर उतना ही है जितना आपने रखा हुआ है। तो इसलिए जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे और आप बाद में फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे तो आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। सो इस पॉइंट पे इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो 1/4πε0 Q/r² ही आ रहा है। और अगर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा होता और r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तब भी यही आता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ए गलत हो गया, बी सही है, सी और डी भी आपका जो है वो गलत ही होना चाहिए, और वो गलत क्यों है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे। देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। बाहर का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अंदर की किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो वैसे आपने बाहर कितना चार्ज डाला है उस पर डिपेंड करेगा। अंदर तो डाइपोल है, हाँ, अंदर का जो डाइपोल आप कितना स्ट्रॉन्ग रखते हो इस पे ये डिपेंड करेगा कि इनर डेंसिटी क्या है। अंदर का डेंसिटी बढ़ जाएगा अगर आपने ये डाइपोल स्ट्रॉन्ग कर दिया, Q का वैल्यू बढ़ा दिया, तो ये इनसाइड का जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये बढ़ जाएगा, तो अंदर का चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन बाहर का चार्ज डेंसिटी इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो आप बाहर कितना चार्ज डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तो डाइपोल पे डिपेंड नहीं करेगा, हेंस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आउटसाइड सरफेस बोला है ना, तो आउटसाइड सरफेस पे चार्ज डेंसिटी डाइपोल पे डिपेंड नहीं करेगा। चौथा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज जीरो एवरीवेयर। नहीं, जीरो नहीं है, यहां से लेकर यहां तक डेंसिटी जो है वो नेगेटिव है और यहां से लेकर यहां तक डेंसिटी पॉजिटिव है, तो जीरो तो नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, टू इनफाइनाइट प्लेन्स विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर गिवन बिलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बिटवीन देम इज गिवन बाय। अब देखो, दो इनफाइनाइट प्लेन्स है,
वो 30 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इनफाइनाइट है, यहाँ से फिर वापस एक्सटेंड होगा इन्फिनिटी तक और ये भी यहाँ से एक्सटेंड होगा इन्फिनिटी तक। इनके बीच में ये रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा इन चारों में से ये आपको बताना है। तो देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब कोई पॉइंट अगर मैं एक पकड़ लेता हूँ तो यहाँ से अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये होगा भाई आपका इस डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज E1, ठीक है। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर सीधा जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऊपर की ओर, दैट इज E2। और E1 E2 दोनों का वैल्यू सेम है, बस आपको डायरेक्शंस देखना है ताकि आप वेक्टर के हिसाब से इनको ऐड कर सको। E1 E2 दोनों सेम है, परपेंडिकुलर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है। तो अब देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको E1 और E2 इन दोनों का वैल्यू निकालना है और आपको ऐड कर देना है। चलो E1 वेक्टर जो है सीधा y एक्सिस के अलॉन्ग है, ऊपर की ओर है, ठीक है। तो y एक्सिस आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर की ओर y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस और z बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो E1 वेक्टर जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू, नहीं E1 नहीं सॉरी E2 वेक्टर तो क्लियर है, वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो इसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 दोनों का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, लेकिन हमको डायरेक्शंस देखना है। तो यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे तो कहीं जे कैप नहीं है बल्कि एक्स कैप वाई कैप लिखा हुआ है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप ना यूज करके हम वाई कैप यूज करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं E1 की। तो E1 एक्चुअली बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट यूज करेंगे इसका, राइट। E2 का वैल्यू तो हमको मिल गया। अब E1 की बात करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि भाई E1 का ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर E1 आपका सीधे ऐसे आ रहा है, E1 वेक्टर, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, ये एंगल ढूंढना है, ये एंगल। तो ये एंगल कैसे ढूंढेगा, मिलेगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 प्लस 90 180 होता है, 180 प्लस 30 होता है 210। मान लो ये x है, तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल 90, टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में से 30 प्लस 90 हो गया 210। तो 210 माइनस कर दोगे तो ये आपको x का वैल्यू देगा, है ना। 90 प्लस 90 प्लस 30 210, 360 माइनस 210 विल बी योर x, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। अब देखो ये एक लाइन है, लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। x 150 डिग्री हो चुका है, बचा हुआ ये पार्ट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल आपका जो है ये वाला, ये एंगल यहाँ पे बना रहा हूं मैं, दैट इज 30 डिग्री। समझ गए। चलो इतना ही काम करना था। अब E1 वेक्टर को तुम क्या लिखोगे बताओ। E1 वेक्टर को आप लिखो, यहाँ पे इसका दो कॉम्पोनेंट निकाल लो, ठीक है। एक कॉम्पोनेंट आपका ये और ये कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका E1 cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका E1 sin 30 डिग्री। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ। E1 वेक्टर कैन बी रिटन एज, ये दोनों उसके कंपोनेंट है ना, तो E1 cos 30 डिग्री जे कैप और E1 sin 30 डिग्री आई कैप, है ना। आप जब कंपोनेंट में डिवाइड करते हो तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज योर डायगोनल वेक्टर। तो डायगोनल वेक्टर E1 इज नथिंग बट E1 sin 30 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो माइनस आई कैप आ जाएगा, लेकिन आई कैप की जगह हम एक्स कैप लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स कैप आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा बताओ, दिस विल बी E1 cos 30 डिग्री, E1 cos 30 डिग्री, और दिस विल बी माइनस जे कैप, माइनस यहीं पे माइनस जे कैप मतलब माइनस वाई कैप, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। तो आपको E1 वेक्टर मिल गया।
सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल देते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू E1 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 डिग्री इज 1/2 माइनस एक्स कैप प्लस E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 डिग्री इज √3/2 माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं माइनस वाई कैप, और यू कैन सिंपली राइट इट एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर तुम कॉमन लेते हो, माइनस के साथ कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स कैप बाई 2 और यहाँ बचेगा √3/2 वाई कैप। ये आपका E1 वेक्टर आ गया। E2 आपको पता ही है, E1 वेक्टर यहाँ से आपको मिला, दोनों ऐड कर दोगे तो आपको टोटल यहाँ पे दोनों का एडिशन इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। E1 वेक्टर हमको मिल चुका है, तो बताइए E1 वेक्टर इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप बाई 2 प्लस √3/2 वाई कैप एंड प्लस E2 वेक्टर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाई कैप। ओके, हटा दो इसको मैं। चलिए अब एक काम करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फिर कॉमन ले लो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस एक्स कैप बाई 2 और फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस √3/2 वाई कैप, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही कॉमन लिया है ना, ये माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ आपका बचेगा सिर्फ वाई कैप, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके बाहर ले लिया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसको जस्ट सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कैप बाई 2। मैं इसी साइड लिखता हूँ क्योंकि आई थिंक इसी साइड यहाँ पे एक्स कैप बाई 2 दे के रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस √3/2 प्लस 1, माइनस √3/2 प्लस 1, ये आपका वाई कैप आ जाएगा। ठीक है, वाई कैप कॉमन ले लिया तो माइनस √3/2 यहाँ बचेगा प्लस 1 यहाँ बचेगा, और इसको सही से आप एडजस्ट करोगे तो 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस एक्स कैप बाई 2, दैट इज योर ऑप्शंस। तो ये आप चेक कर सकते हो, आई थिंक ये ऑप्शन डी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस एक्स कैप बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज a charged ball B hangs from a silk thread S which makes angle theta with large charge conducting sheet P, surface charge density sigma is proportional to। तो यहाँ पे देखो एक कंडक्टिंग शीट है, याद रखना कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं है, प्लेन कंडक्टिंग शीट है। तो हमको पता है कि अगर मान लो हमारे पास कंडक्टिंग शीट होगा तो कंडक्टिंग शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। प्लेन शीट के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट था और कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसमें एक चार्ज्ड बॉल भी रखा हुआ है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आके रुक चुका है। तो हमको पूछा ये गया है कि जो इसका सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखो अगर मान लो बॉल भी यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब बॉल भी को फोर्स यहाँ लग रहा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स दूर लग रहा है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है ये, और स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए अब वो दूर जा नहीं पा रहा, यहाँ पे आके अटक गया है। अगर मान लो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बी, तो भाई इसको दूर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फिर ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और अपनी ओर ले आएगा। अगर दूर फोर्स लग रहा है तो क्लियर है कि बॉडी बी के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पहली तो चीज ये। और अब हम फोर्स की बात करते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, चार्ज्ड बॉडी है, तो चार्ज बॉडी में अगर सपोज करो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ है या कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स जो लगता है वो क्यू इंटू ई लगता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो इसको इस डायरेक्शन में मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इसको क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा, ठीक है, और ई का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात ये कि इस पर और भी कुछ फोर्सेस लगेंगे, एक तो भाई टेंशन इन द स्ट्रिंग जो उसको ऊपर खींचेगा, स्ट्रिंग हमेशा खींचता है, ऊपर की ओर खींचेगा, और दूसरा वेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, और क्योंकि ये रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे दो एक्सिस हम ले लेते हैं, एक तो वाई एक्सिस यहाँ से, एक्स एक्सिस यहाँ से, और सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं इन दो एक्सिस के अलॉन्ग।
तो क्यू ई तो ऑलरेडी एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, एम जी भी एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, बचा आपका टेंशन टी। तो ये एंगल थीटा है, तो फिर ये अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। टी को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, तो एक देखो वर्टिकल से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, सॉरी इसके एज से टिप से एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे और एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, तो आपको दो कंपोनेंट मिल जाएगा टेंशन का। ऊपर आ जाएगा टी कॉस थीटा क्योंकि थीटा के साथ लगा हुआ है, और ये आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। तो आप जो पॉइंट बी पर फोर्सेस आपके हो गए हैं वो कैसे हो गए, देखो ये जो बॉल भी है ऊपर टी कॉस थीटा लग रहा है। अब इस टी को भूल जाओ क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, वेट एम जी नीचे लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्यू ई लग रहा है, और इस डायरेक्शन में आपका टी साइन थीटा लग रहा है। सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस बैलेंस्ड, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो अब अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखूँ तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ई, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, सो क्यू ई विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा, या फिर टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। और वर्टिकली फोर्सेस देखा जाए तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एम जी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक सेकंड गड़बड़ कर दिया मैंने, ऊपर नीचे क्या है टी कॉस थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा। तो दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और ये टैन थीटा बन जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन एम जी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा आपका एम जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा। तो यहाँ पे सारे के सारे कांस्टेंट और सिग्मा का जो वैल्यू है वो टैन थीटा के प्रोपोर्शनल है। दैट इज योर आंसर, टैन थीटा। ठीक है, तो कैसे द क्वेश्चन, द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडिया ए एंड बी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दैट इज इक्वल टू a by 2, जहाँ पे a कांस्टेंट है एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे आपके पास दो स्फीयर्स है, एक स्फीयर जिसका रेडियस a है, दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस b है, और उसके बीच में पूरे चार्जेस भरे हुए हैं। उस चार्ज, जो भी चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज का डेंसिटी दिया हुआ है a अपॉन r, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है। a कांस्टेंट है एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब ये है सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे चार्ज डेंसिटी आपके r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप डिस्टेंस से जैसे, देखो यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे r का वैल्यू आपका बढ़ेगा और चार्ज डेंसिटी आपका कम होने लगेगा, क्योंकि r और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी चार्ज का ज़्यादा मिलेगा, फिर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है इस रीजन के बीच में। ठीक है, आगे है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। सेंटर पे ही एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है। वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स ए इज कांस्टेंट। इनमें से कौन सा वैल्यू ए का है, कैपिटल ए का है, जिससे इस रीजन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ ही लेते हैं। इस रीजन के बीच में मान लो कोई भी पॉइंट है, आप ये पॉइंट आर ले लो, इस पॉइंट आर पे आप एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब याद है ना, गॉसियन सरफेस आपका होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी आपका क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। अब आपको करना क्या है, फ्लक्स निकालना है। दो बार फ्लक्स निकालना पड़ेगा, एक तो इंटीग्रेशन डेफिनेशन यूज करके और दूसरा गॉस लॉ यूज करके। जो तरीका हमने स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया था वही लेंगे। तो एक काम करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली बाहर जाएगा, और हर पॉइंट इस स्फीयर से एक जैसे डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, और अगर मैं कोई डीएस एरिया लेता हूँ, यहाँ पे कहीं भी डीएस एरिया लेता हूँ, तो इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की ओर जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की ओर आएगा, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर आपका बाहर की ओर जा रहा है, और
आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली बाहर की ओर आ रहा है यहाँ पे भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर पॉइंट पे आपका बाहर की ओर ही आएगा। तो इस पूरे एरिया के लिए ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और थीटा का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो cos थीटा आपका हो जाएगा 1। और दूसरी बात ये, हर पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम भी होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ये पूरा का पूरा पॉइंट। तो E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, E कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, और cos थीटा भी 1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है इसका टोटल एरिया, ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका टोटल एरिया 4πr² हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, phi इज इक्वल टू E इंटू ये जो है ये इसका टोटल सरफेस एरिया, ds एरिया लो और ऐड कर दो, इंटीग्रेशन का मतलब तो वही है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये टोटल सरफेस एरिया जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, दैट विल बी इक्वल टू 4πr²। ये इक्वेशन 1 हो गया और आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। फ्लक्स का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कैलकुलेट करने का यूजिंग गॉस लॉ। सो बाय गॉस लॉ आपका फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है वही चार्ज आपको लेना है, समझे? तो ये बाहर वाला चार्ज आप नहीं ले सकते Q एनक्लोज्ड में। तो आप देखोगे तो टोटल चार्ज जो है ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट में जितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर वो Q एनक्लोज्ड के अंदर आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन 2 लिख दो, और ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आप कैलकुलेट करोगे Q एनक्लोज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हेल्प से। अब देखो जनरली हम क्या करते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन वॉल्यूम लिखते थे, राइट? क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो केसेस देखे हमने, उसमें आपका चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म था, मतलब हर जगह पे सेम था। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि चार्ज डेंसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, आर पे डिपेंड करता है। तो मतलब रेडियली अगर आप बाहर जाओगे तो हर आर के लिए हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा था कि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा बताओ? डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू dq बाय dv, चार्ज अपॉन वॉल्यूम लेकिन डेरिवेटिव के फॉर्म में, एंड देन dq विल बी इक्वल टू रो इंटू dv। dv आपका छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट होगा और dq चार्ज होगा इस dv वॉल्यूम में। अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए इसके अंदर का, तो उस टोटल चार्ज को हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज Q एनक्लोज्ड, मतलब ये जो भी टोटल चार्ज है, हमने छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज लिया, हमको ये टोटल चार्ज चाहिए जिसको हम Q एनक्लोज्ड बोल रहे हैं। दैट टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो देखो आपका चार्ज का वैल्यू देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग ले रहे हैं ना, इस पूरे रीजन में चाहिए। तो ये आपका A है, ये देखो ये डिस्टेंस क्या है? A है, और ये डिस्टेंस हमने क्या ले रखा है? R ले रखा है। तो इसका मतलब A से लेकर R तक आपको इंटीग्रेट करना है। ये A से लेकर R तक इंटीग्रेट कर दो, तो A से लेकर R तक मतलब ये रीजन, इस रीजन में जितना भी चार्ज आएगा वो चार्ज आपको मिल जाएगा, और उसी चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? Q एनक्लोज्ड बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे dv का वैल्यू निकाल लेते हैं। dv क्या होगा? dv वॉल्यूम एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपने जो कंसिडर किया है इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम और ले लो। वॉल्यूम देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट, इतना ये पार्ट दिख रहा है आपको? ये छोटा सा वॉल्यूम मैंने ले लिया, कंसिडर कर लिया, ये वॉल्यूम इसका dv है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? देखो अगर एक छोटा सा वॉल्यूम आप लेते हो, ये पार्ट पूरे स्फीयर का, मतलब समझ रहे हो ना, एक स्फीयर है और थोड़ा सा ऊपर चले गए और दूसरा स्फीयर बना दिया, तो बीच में जो वॉल्यूम पैक हो जा रहा है, ये वॉल्यूम मैं dv ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप स्फीयर से पूरा भरा हुआ है उसमें से एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हो तो इसका मतलब ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ये आपका dv होगा। अब ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक काम करो, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम जो होता है दैट इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dx।
अगर मान लो थिकनेस dx है, यहाँ पे हमने dr ले रखा है, तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय dr विल बी योर वॉल्यूम। तो पहले तो अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लो। अब इसके अंदर का जो एरिया होगा वो हमने r डिस्टेंस पे ले रखा है। देखो ये थिकनेस बहुत ही मामूली सा है, इसका मतलब ये जो थिकनेस है वो एक्चुअली में dr है, dr ना के बराबर है। तो आप इस पूरे पार्ट का जो रेडियस है वो r मान के चल सकते हो। इस पूरे पार्ट का रेडियस पूरा r है, चाहे इसका लो चाहे इसका लो चाहे इसका लो, क्योंकि ये dr बहुत छोटा है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हो तो वो एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। पता है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो आपको वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, देखो सिलेंडर का भी ऐसे निकालते हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना रहता तो क्या करते हो, एरिया, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, इसका थिकनेस सिलेंडर का, तो वैसे ही इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr² और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dr। तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट dv हो गया। इसको उठा के वहां पे लिख दो और उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to r रो का वैल्यू भी हम बाद में डाल देंगे, चलो पहले dv देख लेते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट इज 4πr² dr। कैसे वॉल्यूम एलिमेंट निकाला हमने इसका, पहले तो अंदर का एरिया ले लिया, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr², और बाद में थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रो का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो, तो रो का वैल्यू आपका आएगा a to r, रो इज a by r 4πr² dr। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका, r और r हो जाएगा कैंसल, a 4π बाहर आ जाएगा, 4π कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to r विल बी इक्वल टू r dr, राइट। 4πa बाहर आ गया, r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r dr का इंटीग्रेशन होगा r²/2। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a to r। अब ये 2 बाहर निकाल लो, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2πa यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अंदर r² की जगह पे पहले r डालोगे तो r² आ जाएगा, फिर बाद में r की जगह पे a डालोगे तो a²। ये आपका इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू आ गया। ये देख लो, टोटल इतना चार्ज जो है इस रीजन में भरा पड़ा है, फ्रॉम a to b, इस पूरे रीजन में भरा पड़ा है। नहीं सॉरी, पूरे रीजन नहीं, हमारा गॉसियन सरफेस जहां तक था, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इस गॉसियन सरफेस में भरा पड़ा है r तक। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इतना चार्ज है। इस क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 2 में डाल दो। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इसको मैं हटा दे रहा हूं, बस एक क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू याद रखो जो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2πa r² माइनस a² अपॉन, ये तो आ गया आपका क्यू एनक्लोज्ड, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 पे ध्यान दो, दोनों फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। फिर आगे देखते क्या करना है। सो फ्रॉम 1 and 3 e4πr² is equal to 2πa अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a², यही है ना। तो यहां से बताओ e का वैल्यू क्या आ जाएगा, e विल बी इक्वल टू, अच्छा एक और चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये तो भाई इतना चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे अंदर बीच में भी डाला हुआ है, समझ रहे हो। एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड, तो ये Q चार्ज भी तो रखा हुआ है, तो हमने ये चार्ज तो कैलकुलेट कर ही लिया। उसके अलावा आपका ये जो Q चार्ज है ये भी आएगा, तो Q एनक्लोज में टोटल दिस प्लस आपका यहाँ पे चार्ज Q भी आएगा। नाउ दिस विल बी इक्वेशन 3, समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये Q चार्ज भी तो जो सेंटर पे रखा हुआ है ये भी तो इस सरफेस के अंदर है ना। हमने जो चार्ज कैलकुलेट किया था रो से वो सिर्फ ये वाला चार्ज था, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज, पर एक एक्स्ट्रा चार्ज सेंटर पे भी डाला हुआ है, वो भी सरफेस के गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रहा है, तो हम वो भी चार्ज Q ऐड करेंगे Q एनक्लोज्ड में। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विल बी दिस प्लस दिस, ये पूरा डाल दो। ये Q एनक्लोज्ड का वैल्यू आया था
और प्लस क्यू, अब हुआ टोटल चार्ज और ये आपका फ्लक्स आ गया। तो इक्वेट करने पर आपको मिल जाएगा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ आपका फॉर्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और E इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4πr², यहाँ चला आएगा तो 2πAr² माइनस A² प्लस क्यू अपॉन 4πε0r²। इन सबको हटा देता हूँ मैं और फिर आपका E का वैल्यू आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसे आप को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2πA² माइनस 2πA इंटू A² प्लस क्यू अपॉन 4πε0r² आ जाएगा। अब देखो इसको सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो सब में, तो आपका क्या आ जाएगा 2πA²r² अपॉन 4πε0r² माइनस 2πA² अपॉन 4πε0r² प्लस क्यू अपॉन 4πε0r²। ठीक है, r² यहां से होगा कैंसल, यहां से ये हो जाएगा कैंसल, यहां पर आएगा 2, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा देखो A² अपॉन 2ε0, ध्यान से देखना A² अपॉन 2ε0 यहां पे आ गया, माइनस यहां पे देखते हैं यहां पे क्या आएगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A² अपॉन 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2ε0r² और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा Q अपॉन 4πε0r²। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने पूछा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में A का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप देखोगे तो ये पूरा का पार्ट जो है, पूरा पार्ट, इसमें R आ रहा है और इसमें R नहीं आ रहा है, तो अगर ये पूरा पार्ट 0 हो जाए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, फिर सिर्फ यही बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर देखते हैं आपका A का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा बताओ, ये सब हटा देता हूं मैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इससे क्या होगा आपका R वाला टर्म हट जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइनस A अपॉन 2ε0r² प्लस Q अपॉन 4πε0r², इसको डाल दो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। अब देख लो इसके लिए A का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको उठा के उस साइड डाल दोगे तो Q अपॉन 4πε0r² इज इक्वल टू A अपॉन 2ε0r²। यही है ना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैंसल, r² हो जाएगा कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो A का वैल्यू Q अपॉन 2π, यही आ रहा है। और इसमें एक सेकेंड नहीं गड़बड़ है, A इंटू A² भी है, सॉरी A इंटू A² भी है। तो आप देखो यहाँ पे A का वैल्यू क्या आएगा, Q अपॉन 2π और A² यहाँ आ जाएगा। सो A व्हाट यू विल गेट इज Q अपॉन 2π और A² नीचे A², ये आपका A का वैल्यू आ रहा है। और ये आप A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो E का वैल्यू बस इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो दैट इज योर ऑप्शन C, Q अपॉन 2π A²। यस, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।